जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमने YouTube के माध्यम से बिहार बोर्ड आर्ट्स के जो बच्चे हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्रश कोर्स शुरू किया है। इस क्रश कोर्स के माध्यम से उन बच्चों को, बिहार बोर्ड के उन बच्चों को जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन में कोचिंग नहीं कर पा रहे थे और अब मतलब कि ग्रामीण एरिया में है, एक विधिवत अच्छा कोचिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं आर्ट्स के, तो उनके लिए इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की क्लास की कक्षाएं हम यहाँ पे देंगे और सब में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की कक्षाएं हम देंगे और साथ में हम उनको PDF भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे और हम उसके साथ उसका PDF भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग का यही काम है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग को PDF कैसा चाहिए, वीडियो कैसा चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ये हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं बाबू। कल हमने आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था और इसमें बताया था कि इसकी शुरुआती खोज कैसे की गई और इसमें किन किन लोगों का सहयोग था, किसने हड़प्पा नगर की खोज की, किसने मोहनजोदड़ो की खोज की, कल हमने बता दिया था आप लोग को। फिर हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया था, पूरा मैप के साथ विधिवत बताया था और उसमें हमने द एंड किया था कि हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले उन नगर का उल्लेख कीजिए और उन नगर से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी उसके बारे में बताने हमने आप लोग को बताया था। वहाँ पे कल का वीडियो द एंड हुआ था और आज हम जो वीडियो बताने जा रहे हैं बाबू, आज हम जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ये हम आज का हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख करें। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार ये पूछ बैठा है, ठीक है। जो कई बार ये क्वेश्चन पूछ बैठा है, आप लोग अपने गेस्ट पेपर में भी देख सकते हैं कि ये सवाल करता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख करें। तो सबसे पहले समझना ये है कि ये नगर योजना क्या है। नगर योजना क्या है बाबू? देखिए, नगर योजना का मतलब होता है कि एक सोसाइटी को, एक नगर को विधिवत तरीके से उसका डेवलप करना, कि सड़क कैसा रहेगा, उसकी नाली कैसे रहेगी, वहाँ जल की निकासी प्रणाली कैसी रहेगी, जो भी जल वेस्ट होते हैं, जो वर्षा का जल होता है, जो घर का जल होता है, जो शौच का जल होता है, वो जल किन रास्तों से निकलते हुए बड़ी नालियों के साथ मिलते हुए नदी में कैसे जाएंगे, जो सड़क होगा वो सड़क व्यवस्था कैसा होगा, अन्न भंडारण की व्यवस्था कैसी रहेगी, जो सार्वजनिक स्थल है जैसे पार्क हो गया, घूमने वाला चीज़ हो गया, जंगल हो गया, उसको कैसे सुव्यवस्थित किया जाता है, ये होता है नगर योजना। तो उस समय, आज से 5000 वर्ष पहले की बात, जब हड़प्पा सभ्यता था तो उसकी नगर योजना कैसी थी, यही सवाल करता है। तो देखिए, हर चीज़ की नगर योजना के बारे में हम सबसे पहले सड़क व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख करते समय सबसे पहले सड़क व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका सड़क व्यवस्था कैसी थी। तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल और चौड़ी सड़क थी। अब आप बोलेगा सर ये मोहनजोदड़ो कहाँ से आ गया? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहरीकरण, मतलब एक शहर नगर था, ठीक ना, एक नगर था जो विशेष बहुत विकसित नगर था। तो उसकी एक प्रमुख विशेषता थी कि उसमें जो सड़क थी वो समतल थी, ठीक है ना, समतल मतलब कि एकदम बराबर थी और चौड़ी सड़क थी। इसकी मुख्य सड़क की लंबाई 9.15 मीटर थी, 9.15 मीटर। जो इसकी मुख्य सड़क थी उसकी जो लंबाई थी वह 9.15 मीटर थी। आज हमारे गांव के इलाकों में जो सड़क बनते हैं जैसे RCC वगैरह हो गया, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? उसकी 10 मीटर होती है। लेकिन उस समय, आज से 5000 वर्ष पहले, जो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क व्यवस्था बनी थी उसकी जो लंबाई थी बाबू वो 9.15 मीटर थी, ठीक है। जिसे राजपथ कहा जाता था। अब जिसे राजपथ कहा जाता था, राजपथ का मतलब हुआ कि जिस सड़क पे राजा चलते हो उसे राजपथ कहा गया। तो उस समय मुख्य सड़क की लंबाई 9.1 मीटर थी जिसे राजपथ कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की सड़क जाल पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जाल पद्धति पर आधारित थी। जाल पद्धति का मतलब हुआ, आप लोग जाल देखे हैं ना, जो जाल होता है कि जैसे मछली वगैरह, जो मछली पकड़ते हैं या फिर चलनी वगैरह जो बनता है, जैसे जाल ऐसे रहता है, देखिएगा ऐसे जाल रहता है। तो देखिएगा ये जो जाल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, आप लोग 10 क्लास में पढ़ते होंगे समकोण,
समकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस तरह इनकी सड़क व्यवस्था थी, जाल पद्धति के अनुसार इनकी सड़क व्यवस्था थी। मतलब कि जैसे हमारे एरिया में जो सड़कें रहती है ना, कि कोई आके पूछता है कि हमको फलाना जगह जाना है, तो वहाँ जाना है तो एक काम करो, पूरब जाइए, पूरब से है ना दाएं मुड़ जाइए, वो गोल घूमल रास्ता वहीं चल जाइए। मतलब कि हमारे यहाँ जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थी वो एकदम सीधी थी, एकदम सीधी बाबू। अगर आपको जाना है, यहाँ से जाना है, इधर जाना है, तो आप यहाँ से आके यहाँ से मुड़िएगा, न कि ऐसे शॉर्टकट हो जाइएगा। लेकिन हमारे इलाके में क्या है, अगर यहाँ जाना है और आपका घर यहाँ है तो बाइक उठाएं और यहीं से रवाना हो गए, ऐसे सड़कें पाई जाती हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एकदम समकोण, मतलब एकदम सीधी सड़कें पाई जाती थी। तो लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जाल पद्धति के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसके कारण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिसके कारण क्या था, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण समझ में आता है ना, जैसे एक सड़क गुजरी है और एक सड़क गया, तो एक दूसरे को किस पे काटा, समकोण पे। तो आगे समझ में सड़क व्यवस्था कि हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना का उल्लेख करना है कि उसके नगर का निर्माण कैसे किया गया था। तो उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका सड़क व्यवस्था, कि सड़क व्यवस्था कैसी थी। तो हमने लिखा है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख व्यवस्था थी उसकी समतल और चौड़ी सड़क व्यवस्था। मुख्य सड़क की लंबाई 9.15 मीटर थी, जिसे राजपथ कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जाल पद्धति पर आधारित थी, ठीक है, जाल पद्धति पर आधारित थी, जिसके कारण वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को जल निकासी प्रणाली, मतलब कि नाली की व्यवस्था, कि हड़प्पा सभ्यता में नाली की विकास कैसे किया गया था, नाली कैसे बनाया गया था। आज से 5000 वर्ष पहले बाबू, जब हड़प्पा सभ्यता था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो नाली व्यवस्था था। आज हमारे यहाँ गांव में देख लीजिए कि सड़क पे बहता है पानी, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना के उल्लेख में उसकी जल निकास प्रणाली की क्या व्यवस्था थी, ठीक है। जल निकास प्रणाली की क्या व्यवस्था थी। हमने सड़क व्यवस्था समझ लिया, हमने हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना में सड़क व्यवस्था समझ लिया। अब हम जल निकासी प्रणाली समझेंगे कि जल निकासी प्रणाली क्या है। जल निकासी प्रणाली कहने का मतलब बाबू कि नाली, ठीक ना, कि नालियों की व्यवस्था कैसे थी, जल कैसे घरों से निकल के जाते थे। तो देखिएगा कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी, यहाँ के अधिकांश भवनों में कुएं, स्नानगार होते थे। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के अधिक घर में कुएं होते थे और स्नानगार होते थे। स्नानगार का मतलब कि जो आजकल हम लोग बाथरूम बोलते हैं, स्नान करने वाला, वही स्नानगार, ठीक है। भवनों से पानी निकलकर छोटी छोटी नालियों में मिल जाते थे। जो भी भवनों में जो भी पानी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि रसोई घर में जो पानी इस्तेमाल होता है, शौचालय में जो पानी इस्तेमाल होता है, अदर घर सफाई में जो पानी वेस्ट होता है, उस घर के सारे पानी निकल कर, ठीक है, गली के छोटी छोटी नालियों में पानी मिल जाती थी। और वह गली के छोटे छोटे नाली, ठीक है, मिल जाती थी। और ये छोटी नालियाँ जाकर मुख्य नाली में मिल जाती थी, और ये छोटी नाली जाके किस में मिल जाती थी, मुख्य नाली में मिल जाती थी, ठीक है। और इन नालियों को बाबू, ठीक है, इन नालियों से कूड़ा करकट साफ करने के लिए, ठीक है, इन नालियों से कूड़ा करकट साफ करने के लिए बीच बीच में होल किया गया था। क्या होता है कि जब नाली जब आता है, जब घर से जितने भी पानी निकल के आते हैं उसके साथ सिर्फ पानी नहीं, कचरा भी निकल के आता है, और वो कचरा नाली में जाके फंस जाता है। तो उस कचरा को साफ करने के लिए मुख्य नाली में बीच बीच में होल भी किया गया था, और नालियों को शिलाओं से ढका गया था। क्या होता है कि सड़क के किनारे नाली बनाया गया था, तो नाली को किससे, पत्थरों से ढका गया था, और ढकने के बाद उसको सफाई करने के लिए बीच में होल भी किया गया था। तो आपने समझ लिया कि जल निकासी प्रणाली क्या है, आपने ये समझ लिया कि सड़क व्यवस्था क्या है, ठीक है। देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा। अब इसको लिखना कैसे, लिखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही में रहेगा। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख करें, तो आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का उल्लेख इस प्रकार से करते हैं कि पहला सड़क व्यवस्था, फिर सड़क व्यवस्था का जो लिखा है परिभाषा उसको लिख लीजिएगा,
फिर लिखिएगा जल निकासी प्रणाली, फिर जल निकासी की परिभाषा लिख लीजिएगा। फिर अब लिखाएंगे स्नानगार, तो स्नानगार का लिख लीजिएगा। फिर लिखाएंगे अन्नागार, तो अन्नागार का लिख लीजिएगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपका आंसर भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना बाबू। वीडियो पे बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। पूरा हम चाहेंगे कि आप 100 में 100 स्कोर करके आएँ अपने इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों के पास, जिन बच्चों के पास पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, मतलब कि ये कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और उनके क्षेत्र में आर्ट्स की कोचिंग नहीं होती है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, उनको भी फ्री में PDF मिले। हमारे तक उनको पहुँचाइए, हमारा ग्रुप में ऐड होइए, हमारे ग्रुप में जो हम बनाए हैं उसमें ऐड होइए और हमसे PDF मांगिए, हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आज कुछ बच्चों को हमने प्रोवाइड किया फ्री में बाबू, सब कुछ हमने फ्री में प्रोवाइड किया है। आप बस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मत करना मत भूलिए, एकदम कीजिए। और किस टॉपिक पे वीडियो बना के भेजना है ये हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ के अधिकांश भवनों में कुएं, स्नानगार होते थे। भवनों से पानी निकलकर छोटी छोटी नालियों में मिल जाती थी। ये छोटी नालियाँ जाकर मुख्य नाली में मिल जाती थी और नालियों से कूड़ा करकट साफ करने के लिए बीच बीच में होल किया गया था और नालियों को बाबू शिलाओं से ढका गया था, ठीक है। तो आपने सड़क व्यवस्था समझ लिया, आपने जल निकासी प्रणाली समझ लिया। अब लिखाएंगे स्नानागार के बारे में, ठीक है। देखिएगा, अब इसी नगर योजना में एक और आता है कि स्नानागार, ठीक ना, कि स्नानागार क्या था, ठीक ना। नगर योजना का मतलब होता है कि नगर की सुव्यवस्था कैसे की गई है, जिसमें सड़क व्यवस्था, नाली व्यवस्था, देखने वाली चीज़ क्या क्या है। तो स्नानगार भी एक सार्वजनिक स्थल था जो देखने वाली चीज़ था। तो इसमें देखिएगा, यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक ना, यह मोहनजोदड़ो में पाया गया। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया था। तो विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया ना, याद रखिएगा, ऐसे ही बहुत ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। यह एक सार्वजनिक स्थल था। यह क्या था, एक सार्वजनिक स्थल था। यह 39 फीट लंबा, ठीक ना, यह 39 फीट लंबा था, ठीक ना, लंबा, और 23 फीट चौड़ा। 23 फीट क्या था, चौड़ा था, तथा 8 फीट गहरा था। यह 8 फीट गहरा था और 23 फीट चौड़ा था और 39 फीट लंबा था। इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण तक की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब इस स्नानगार में उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिसमें उतर के लोग आराम से स्नान कर लेते थे। और नीचे का जो फर्श था उसमें ईंटें बिछे हुए थे, नीचे जो फर्श था उस पर ईंटें बिछे हुए थे, ठीक है। इस विशाल स्नानगार का उपयोग अनुष्ठानिक स्थान हेतु प्रयोग होता था। अब इस विशाल स्नानगार का उपयोग कब किया जाता था, विद्वानों का कहना है कि इस विशाल स्नानगार का उपयोग तभी होता था जब वहाँ कोई अनुष्ठानिक होता था। अनुष्ठानिक का मतलब कि जब कोई पूजा पाठ होता था, ठीक ना, जब कोई पूजा पाठ होता था। जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग नदियों में स्नान करने कब जाते हैं, जो लोग गंगा किनारे और जो लोग मतलब कि नदियों किनारे हो तो डेली करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो लोग कब करते हैं, जब स्नान आता है। बोलते हैं कि काल नहान हट है, ठीक ना। तो जब नहान आता है तब वहाँ पे जाके क्या करते हैं, स्नान आते हैं, जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज और अपने पापों को धो के आते हैं, ठीक है। अपनी पापों को धो के आते हैं। लोग बोलते हैं ना कि पाप हम नहीं किए हैं, तो जब आप पाप नहीं किए हैं तो गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं, ठीक ना। यूँ ही नहीं होती है गंगा में भीड़, लोग पाप जरूर करते हैं तभी होती है गंगा में भीड़, ठीक है। देखिएगा, स्नान हेतु प्रयोग होता था, ठीक है, स्नानगार। यह एक बार फिर देख लीजिएगा कि यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह सार्वजनिक स्थल था और यह 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा था एवं 8 फीट गहरा था। इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण तक की सीढ़ियाँ थी, बनी हुई थी और नीचे जो कि फर्श पे ईंटें बिछे हुए थे। इस विशाल स्नानगार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु प्रयोग किया जाता था, ठीक है। देखिएगा बाबू, अगला था अन्नागार, ठीक ना, अन्नागार। अन्नागार के बारे में क्या था, अन्नागार का मतलब होता है कि वह एक स्थान जहाँ पे अन्न रखा जाता हो, ठीक ना।
तो हड़प्पा सभ्यता में इसकी व्यवस्था भी की गई थी कि उसमें अन्न रखा जा सके। तो ऐसी 6 कोठियाँ मिली थी हड़प्पा नगर में, ठीक है। आप लोग लिखिएगा कि अन्नागार हड़प्पा नगर में ऐसी 6 कोठियाँ मिली थी जिसमें अन्न रखने की व्यवस्था की गई थी, और इस व्यवस्था में ऊपर में हवादार किया गया था, एक गोला किया गया था जिससे हवा उसमें जाया करती है। आज हमारे गांव देहातों में देखते हैं ना, जिसको खोप बोलते हैं, खोप जिसमें अन्न रखा जाता है, ठीक ना, ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक ना। और इसको क्या होता है कि जब जब अन्न निकाला जाता है तो इसको उठा के हम लोग अन्न निकाल लेते हैं, तो ये अभी हमारे देहातों में होता है, ठीक ना। लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में इसको बनाया जाता था और यहाँ पे गोला कर दिया जाता था ताकि इसमें हवा आ जाए, ठीक ना। अभी आपके पटना में जो गोल घर है वो किस लिए विख्यात है? उसमें भी कहा जाता है कि गोल घर में इतना अन्न है, इतना अन्न रखा जाएगा कि मतलब कि सारे बिहार के लोग 7 दिन आराम से खा सकते हैं। ऐसा लोग बताते हैं लेकिन है कुछ नहीं, ठीक ना, आप समझिएगा। एक और क्वेश्चन आता है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा वासी का सामाजिक और धार्मिक जीवन का उल्लेख करें। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन का उल्लेख करें। अब सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन क्या है? सामाजिक जीवन का मतलब कि वो अपने समाज में कैसे रहते थे, ठीक ना। और धार्मिक जीवन का मतलब कि वो किस धर्म से बिलोंग करते थे, किस देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। तो इसको आप लोग सीक्वेंस में लिखिएगा बाबू। पहले सामाजिक जीवन लिख दीजिएगा इस पे, ठीक है, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। अब इस सामाजिक जीवन में आप 1 नंबर देके, 2 नंबर देके, 3 नंबर देके लिखिएगा अपने आंसर पेपर में। अब आपको लिखना क्या है हम बताते हैं। देखिए आप लोगों को क्या लिखना है कि हड़प्पावासी शाकाहारी, सामाजिक जीवन में लिखना है कि हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी जीवन, शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, दोनों प्रकार के भोजन करते थे, ठीक है। हड़प्पावासी किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी। आज हम भी क्या करते हैं? शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों करते हैं, ठीक है। और 2 नंबर में लिखिएगा कि केश विन्यास का प्रचलन था, ठीक, केश विन्यास का प्रचलन था। केश विन्यास का मतलब हो गया कि जो लड़कियां थी, जो महिला थी, वो अपना जूड़ा बांधेंगी, ठीक है, और जो पुरुष होंगे वो दाढ़ी और बाल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं केश विन्यास। तो ये सामाजिक जीवन था कि केश विन्यास का प्रचलन था। तो देखिए आज मेरा भी दाढ़ी बढ़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, कल अगर नहीं इसको किए तो और भी बड़ा हो जाएगा, और फिर जाकर हम हड़प्पावासी हो जाएंगे, हम हड़प्पा सभ्यता वाले हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी अभी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। और तीसरे में क्या है? और तीसरे में आप लोग को लिखना है कि जो श्रृंगार के, जो हड़प्पावासी थे वो श्रृंगार के बहुत शौकीन थे, वो श्रृंगार बहुत करते थे। आप लोग को पता है ना कि चुनौतों से लिपस्टिक, काजल, पाउडर मिला हुआ है, तो ये बहुत मतलब कि श्रृंगार के शौकीन थे। और लिपस्टिक वगैरह ये लोग मतलब महिलाएं यूज करती थी, और पुरुष दाढ़ी वगैरह कुल बढ़ा के रखते थे। और ठीक है, ठीक है। और चौथा में आप लोग को लिखना है कि हड़प्पावासी अपने मनोरंजन के लिए नृत्य क्या करते थे। हड़प्पावासी अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? नृत्य क्या करते थे। आप लोग को पता है ना कि हड़प्पा से लघु लघु मूर्तियाँ मिली है, और मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है। अच्छा बाबू, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा? कांस्य युग की सभ्यता। कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। और आप लोग को पाँचवा में लिखना है कि ये अपने अमोद प्रमोद के लिए, अपनी खुशी के लिए पासा खेला करते थे, ठीक ना, पासा खेला करते थे। और आप लोग को मनोरंजन में क्या लिखना है कि ये लोग नृत्य किया करते थे, और अमोद प्रमोद के लिए क्या? पासा खेला करते थे, ठीक है। तो आप लोग सामाजिक जीवन में जान गए। पहला में लिखना है कि हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूसरा में लिखना है कि ये केश विन्यास का प्रचलन था। केश विन्यास का प्रचलन का मतलब कि जो महिला थी वो जूड़ा करेंगी, और जो पुरुष थे वो दाढ़ी और बाल बढ़ाएंगे। मैंने बताया ना कि मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है जिसका दाढ़ी बहुत बड़ा था, ठीक है। और तीसरा में आप लोग लिखना है कि हड़प्पावासी श्रृंगार के बहुत शौकीन थे, और ये लोग श्रृंगार के बहुत शौकीन थे, तभी ना बताएं कि चुनौतों से लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि मिले हैं। और पाँचवा में लिखना है कि ये लोग नृत्य के लिए नृत्य क्या करते थे? अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है।
और पाँचवा में लिखना है आप लोग को कि अपने अमोद प्रमोद के लिए, अपने खुशी के लिए पासा खेला करते थे, ठीक है, अपने समय गंवाने के लिए। आज हम लोग अपने समय गंवाने के लिए क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर, कुछ लोग कुछ जो लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं वो लोग ट्विटर यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग काम करते रहते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखते हैं। शॉर्ट वीडियो बाबू हम आप लोग को आज बताते हैं कि शॉर्ट वीडियो देखिए मत, शॉर्ट वीडियो डालिए। आप भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए और शॉर्ट वीडियो देखने के बजाय शॉर्ट वीडियो डालिए। और आप भी अब अपने देखिए, जो सरकार चल रही है पूंजीपति की सरकार है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप भी शुरू कीजिए कि कुछ कुछ नया करें, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जैसे जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं वैसे वैसे पढ़ते चलिए, ठीक है। अब दूसरा हमने बताया था कि धार्मिक जीवन, ठीक ना, धार्मिक जीवन, कि धार्मिक जीवन के बारे में बताना है, ठीक ना, धार्मिक जीवन के बारे में कि यहाँ के लोग धार्मिक जीवन के बारे में क्या थे। तो आपको बता दें बाबू कि जब हड़प्पा सभ्यता का जब निर्माण हुआ था ना, तो उसी के समकालीन 2-3 और सभ्यताएं विश्व में उभरी थी। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये 4 सभ्यताएं आई थी। लेकिन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में भी कोई मंदिर जैसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, और ना ही हड़प्पा सभ्यता में भी कोई ऐसा घर मिला है जिसको मंदिर साबित कर दिया जाए, ठीक ना, कि ये मंदिर है। तो हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर को किसका साक्ष्य नहीं मिला है, और ना ही किसी मंदिर के जैसा कोई घर होने का प्रमाण मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ की जो मुद्रा थी, यहाँ पे जो मुद्रा थी, जो सिक्का चलता था, उस पे पशुपति शिव का मूर्ति दिखाया गया है, पशुपति शिव का प्रतिमा दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा समझते हैं एकदम ध्यान मुद्रा में बनाए हुए, जैसे रामदेव जी बैठे रहते हैं, देखते हैं ना, तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और उनका 3 सिर है, उस मुद्रा मिला है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और यहाँ पे कुबड़ वाला, ठीक है, तो पहला क्या लिखना है आप लोग को कि यहाँ पे आप लोग को पहला लिखना है कि यहाँ पे मेसोपोटामिया और मिस्र की तरह कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसको हम लोग मंदिर साबित कर दें, ठीक ना, मंदिर मंदिर नहीं मिला, ठीक है, मंदिर नहीं मिला। अब दूसरा हमें लिखना है कि पशुपति शिव की पशुपति शिव की मुद्रा मिला, मतलब कि यहाँ पे मुद्रा मिला है पशुपति शिव की, ठीक ना। और तीसरा में आप लोग देख सकते हैं कि कुबड़ वाला बैल अत्यधिक पूजनीय था। जो बैल था वो कुबड़ वाला जो बैल होता है, जो कुबड़ वाले बैल होते, बोलते हैं कि ये शिव जी का बैल है। तो आज भी अपने देश में पूजनीय है, पहले भी पूजनीय था, आज भी पूजनीय है। तो क्या है, पशुपति शिव के कुबड़ वाला जो बैल है वो आज भी पूजनीय है और पहले भी पूजनीय था, ठीक है। और यहाँ नाग पूजा का संकेत मिला है। जिस तरह हम लोग अभी बीते दिन हम लोग ने पंचमी मनाया, अपनी नाग देवता को बहुत अच्छा से पूजा पाठ किया और हर साल गत वर्ष करते हैं, उसी तरह वहाँ भी नाग देवता का पूजा का संकेत मिला है, ठीक है, ठीक है। और तो आप लोगों को देखें क्या लिखना है, मंदिर नहीं मिला, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे मंदिर, जिसको मंदिर साबित कर दिया जाए। पशुपति शिव की मुद्रा मिली, मुद्रा मतलब कि एक सिक्का मिला जिसमें पशुपति शिव की मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। तीसरा में आप लोग को लिखना है कि कुबड़ वाला साड़ बहुत विशेष पूजनीय था। चौथा में लिखना है कि यहाँ नाग पूजा का संकेत मिलता है, ठीक है। बाबू एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे समाधिकरण का 3 साक्ष्य मिले हैं। समाधिकरण का मतलब कि जब इंसान मर जाते हैं तो उसको 3 तरह से यहाँ दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जब इंसान मर जाता है तो उसको 3 तरह से दफनाया गया था, जिसको हम लोग समाधिकरण बोलते हैं, या 3 टाइप का था। पहला था आंशिक समाधिकरण, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण और तीसरा था दाहकरण। पहला सुनिएगा, आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या था, आंशिक समाधिकरण में जो इंसान मर जाता था उसको छोड़ दिया जाता था, उसको चील कौवे नोच लेते थे और जो शेष बचता था उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता था। ये था आंशिक समाधिकरण। आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को। समाधिकरण को 3 भाग में, हड़प्पा सभ्यता में समाधिकरण को 3 भाग में बांटा गया था। पहला था आंशिक समाधिकरण। इस समाधिकरण में जो इंसान मर जाता था उसको फेंक दिया जाता था, चील कौवे खा जाते थे, जो शेष बचता था उसे पुनः मिट्टी में दफन कर दिया जाता था, ठीक है। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या था कि पूर्ण समाधिकरण में इंसान जब मर जाए उसको पूर्णतः क्या कहता था कि दफना दिया जाता था, ठीक है। और दाहकरण तीसरा में था कि दाहकरण में जब इंसान मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था आज की तरह, ठीक है।
तो ये 3 तरह के वहाँ समाधिकरण मिले थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछने वाला है, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा जो अभी लिखाने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं आपको, ठीक है। देखिए बाबू, एक ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब इस हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, कैसे यहाँ के सारे लोग मारे गए, क्यों यहाँ के नगर जो है कि मतलब कि विलुप्त हो गया, ये लोग कैसे विलुप्त हो गए। तो देखिएगा इसके में लिखने का साक्ष्य है कि हड़प्पा सभ्यता के सारे जो नगर थे ना, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जितने भी नगर थे सारे नदियों किनारे बसे हुए थे। तो विद्वानों ने आकलन लगाया कि यह हड़प्पा सभ्यता का पतन का एकमात्र कारण बाढ़ हो सकता है। और बाढ़ बताया भी गया है कि बाढ़ आया और सारे हड़प्पा सभ्यता को डुबो दिया, जिसके कारण सभी की यहाँ मृत्यु हो गई, ठीक है। और दूसरा साक्ष्य ये मिलता है कि यहाँ पे महामारी आ गई और जिसके कारण सारे लोग मारे गए। अब बताइएगा सर महामारी आ गई तो सारे लोग मारे कैसे गए। तो हम उदाहरण बताते हैं कि जैसे अपने यहाँ कोरोना काल चला तो हमें बताने वाले डॉक्टर थे, देश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रशासन, घर के लोग, सभी लोग थे। तो हमको बताने वाला डॉक्टर था। जब हमारे देश में महामारी आया तो हमको बताने वाला डॉक्टर था। डॉक्टर ने बताया कि अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, किसी से मिलिए मत, किसी से हाथ मत मिलाइए, किसी के पास न जाइए, आप अकेले रहिए, आइसोलेट रहिए तो बच जाइएगा। तो हमने ऐसा काम किया, अपने को अकेले कर लिया, अपने को हाथ न मिलाया, किसी से मिला नहीं, किसी के पास गया नहीं और हम लोग बच गए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जब महामारी आया तो इसको बताने वाला कोई नहीं था कि आप उसके पास मत जाइए, ये बीमारी के पास मत जाइए, किसी से मिलिए मत। उस समय क्या था कि किसी को पता नहीं था, बस गए मिले, परसों वो टपक गया, कल ये टपक गए, परसों वो टपक गया, कल ये टपक गए। तो ऐसे करके महामारी आया था। और तीसरा कारण ये बताया जाता है कि जो बाह्य आक्रमण था, बाह्य आक्रमण का मतलब कि जो अदर देश के जो लोग थे, अदर एरिया के लोग थे, उन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया और इनको बुरी तरह काटा पीटा और फिर यहाँ पे एक अलग दुनिया बसा ली, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है कि यहाँ के सारे जो भी नगर थे वो नदियों किनारे बसे हुए थे, जिसके कारण एकमात्र कारण बाढ़ बताया जाता है। दूसरा कारण है कि महामारी से यहाँ के सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तीसरा कारण है कि बाह्य आक्रमण, यहाँ बाह्य आक्रमण हुआ और सारे लोगों को मार दिया गया। लेकिन ये तीनों कारण में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाढ़ कारण। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मात्र कारण क्या है तो हम लिखेंगे बाढ़, ठीक है। अब देखिएगा इसका काल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का समय बाबू 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला था। मतलब कहने का ये मतलब कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, यह इसका काल था, ठीक है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता आज खत्म हुआ। कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे हम। आपका ये हिस्ट्री आज खत्म हुआ। फिर हम धीरे धीरे बाबू आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइए कि हमें क्या पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। हम सारे विषयों की तैयारी कराएंगे बाबू। 5 माह समय है, 5 माह में हम सब कुछ तैयारी करा देंगे आपको। आप निश्चित से हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बने रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।